हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी दो एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक तो था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अरे वही जिसको हम लोग क्या कहते हैं करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, और उससे पहले वाला जो एप्लीकेशन था उसमें हम लोग क्या करते थे, किसी भी फिजिकल वैल्यूज का डायमेंशन कैलकुलेट करते थे। ठीक, तो दो एप्लीकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड एप्लीकेशन और लास्ट एप्लीकेशन जो है वो है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर बेटा आपको पता है और उस फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो हम लोग इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने टू एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग द वेरियस क्वांटिटीज। तो इसमें आप ये बात समझ लीजिए एक चीज, जैसे आपको पता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने कहा ठीक है भैया आपको ये पता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा सर मुझे पता है फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, दूसरे ने कहा सर मुझे एक और फॉर्मूला पता है, उनको पता था काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तीसरे ने कहा सर मुझे एक और फॉर्मूला पता है, यू बराबर एम जी एच। ठीक है, फिर इसी तरीके से और सारे लोगों को बहुत सारा फॉर्मूला पता है। ठीक है, जैसे किसी ने कहा कि सर v इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले जब आपको पता थे तो मैंने कहा ठीक है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि दीज फॉर्मूला आर करेक्ट। ये फॉर्मूला हो सकता है गलत भी तो हो। ठीक, जैसे आपने कहा कि F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैंने कहा हो सकता है गलत भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी तो थी ही। ठीक, तो इस पॉसिबिलिटी को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, डायमेंशनल एनालिसिस। तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास, टू मासेस एंड रेडियस। ठीक, बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर है। प्रॉब्लम ये है बेटा कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है यहाँ पर ये चीज नहीं बता पाएगा कि वो दो मासेस पर डिपेंडेंट है या तीन मासेस पर डिपेंडेंट है। बस वो ये बता देगा कि मास के कितने फैक्टर पर डिपेंडेंट है। मास का 1 फैक्टर होगा या 2 फैक्टर होगा। ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं कि कितने पावर पर डिपेंडेंट है, यानी कि m डायमेंशन m हो गया तो 2 पावर होगा, 3 पावर होगा, बस इतना बता पाएगा। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये सारा फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस इक्वेशन से या इस एप्लीकेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि भैया ठीक है, मान लेते हैं एक कोई बॉब है। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1। ठीक, तो आप समझ गए होंगे ये क्या करता है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि फोर्स किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है। अब ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो कि फोर्स किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है। मान लो आप किसी चीज को बेटा पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो पहली चीज पुश जब आप कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप पुश कर रहे हैं तो कोई मास है, उस मास को पुश कर रहे हैं और वो मास कितना एक्सीलरेट हुआ, तो किस पर डिपेंड हो गया, मास इनटू एक्सीलरेशन पर डिपेंड हो गया, ना कि यहाँ पर। लेकिन यही चीज आपको पता हो जाएगा बेटा, एक मास यहाँ रख दो, एक मास यहाँ रख दो। ठीक, उनके बीच का कोई डिस्टेंस हो गया, m1 मास यहाँ हो गया, m2 मास यहाँ हो गया, उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, r हो गया। ठीक, अब वो डिस्टेंस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा तब आप कहेंगे ये वाला फोर्स अप्लाई हो रहा। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको अज्यूम्ड करनी पड़ेंगी या आपको सोचना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे हो रहा है। ठीक, तो चलो एक हम लोग टाइम का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं बेटा कि मैंने क्या काम किया, एक बॉब ले लिया। ठीक है, क्या किया मैंने, एक बॉब ले लिया और उस बॉब को मैंने एक थ्रेड से लटका दिया। या बॉब लेने के बजाय मैं एक काम करूं, एक सिंपल पेंडुलम ले लेता हूं सीधे। तो बॉब के लिए कंडीशन ही सिंपल पेंडुलम की होती है। तो मैंने कहा बेटा एक ये सिंपल पेंडुलम है। ठीक, अब इसको मैंने इस तरीके से कुछ एक्सेलरेट करा दिया। ठीक है,
क्या किया, इस तरीके से एक्सेलरेट करा दिया। तो आपने पेंडुलम देखा होगा बेटा, जब उसको एक बार आप पुश करते हैं तो वो एक मैक्सिमम पोजीशन तक जाता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर वापस जाता है। इसी तरीके से क्या करता रहता है, वो ऑसिलेट करता रहता है। ठीक, तो जब ऑसिलेट करता रहता है तो ऑसिलेट करने के लिए कुछ टाइम लगता है, तो वो टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड करेगा। पहली चीज आप कह सकते हैं सर जो आपने लेंथ लिया है उस पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, जो लेंथ लिया है उस फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है। दूसरा किस पर डिपेंड कर सकता है कि भाई यहाँ पर मैंने ऊपर से लिया है तो नीचे ग्रेविटी भी तो एग्जिस्ट कर रही है, तो ग्रेविटी पर भी डिपेंडेंट होगा। तीसरी चीज जो आप कह सकते हैं कि इस बॉब यानी कि इस पेंडुलम का कुछ मास भी होगा। तो 3 फैक्टर पर डिपेंडेंट है। ठीक, तो यहाँ पर हम जा रहे हैं कैलकुलेट करने टाइम पीरियड। एग्जाम्पल 1, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखो है तो बहुत आसान बेटा, बस एक बार एक पहला निकाल लेते हैं, उसके बाद 2-3 और करेंगे तो उससे आप बहुत आराम से समझ जाएंगे। तो बेटा टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, पहली चीज क्या लिखना है कि टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। तो मैंने आपको जैसे बताया टाइम पीरियड, मैंने एक पेंडुलम यहाँ पर ऐसे लिया बेटा, लटका दिया, ठीक, इसको ऑसिलेट कराया तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक, तो देखो ये क्या हो गया, सबसे पहली चीज ये किस पर डिपेंडेंट है, टाइम पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पेंडुलम। तो मैंने कहा टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सिंपल पेंडुलम। लेकिन जैसे यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है, तो मास ऑफ द पेंडुलम एम स्क्वायर होना चाहिए, एम क्यूब होना चाहिए, एम के पावर 4 होना चाहिए, एम के पावर 1 होना चाहिए। हमें नहीं पता है, जब नहीं पता तो हमने कहा P is directly proportional to mass of the product के पावर A। कुछ भी नहीं पता है अभी, बस इतना पता चल गया कि मास पर डिपेंडेंट है। दूसरा किस पर बेटा, लेंथ पर डिपेंडेंट है। ठीक, तो मैंने कहा टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट। अब लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो फिर से वही चीज कह सकते हैं कि L पर डिपेंडेंट है, L स्क्वायर पर डिपेंडेंट है, L क्यूब पर डिपेंडेंट है, या इवन 1 अपॉन L स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं पता। तो वो भी हमने मान लिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के पावर B। ठीक, तीसरी चीज ग्रेविटी पर, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। फिर से वही हाल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर है, कुछ नहीं पता। तो हमने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल G के पावर C। तो यहां से हमको पता चला कि बेटा सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 3 फैक्टर पर डिपेंडेंट है, मास पर, लेंथ पर, एज वेल एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। ठीक, तो हमने कहा we can say combining all these equation T is directly proportional to m के पावर A, L के पावर B और G के पावर C। ठीक, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया बेटा, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट m के पावर A, L के पावर B, G के पावर C। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। यहां तक अगर हम निकाल ले गए तो बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको अब आनी चाहिए। ठीक है, वो भी बहुत आसान है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर कंपैरिजन वाला। तो बेटा यहां पर आपको मिल गया ये सारी फैक्टर्स। अब देखो क्या करना है, A, B और C की वैल्यू हम लोगों को पता चल जाए तो हम बता देंगे कि T इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, किन किन फैक्टर पर डिपेंडेंट है, किन किन पर नहीं डिपेंडेंट है। तो A, B और C की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अब A, B और C की वैल्यू निकालने के लिए इट इज ऑब्वियस दोनों तरफ के डायमेंशन लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ के डायमेंशन बेटा लिख देंगे। तो राइट डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, तो डायमेंशन ऑफ T यानी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल T। तो हमने कहा राइटिंग डायमेंशंस बोथ साइड। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ T टाइम पीरियड इज कैपिटल T। देखो देयर आर 2 थिंग्स, टाइम पीरियड एंड टाइम।
टाइम पीरियड और टाइम बेटा अलग अलग चीज है। टाइम पीरियड मींस टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में, मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐसे देखो, एक ऑब्जेक्ट था यहां पर है, यहां से गया यहां से आया ऐसे 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 यहां तक गया और फिर से यहां पर आ गया। सो टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। यही मान लो सर्कुलर होता तो यहां से स्टार्ट किया, ऐसे मूव करते 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 दोबारा बेटा यहीं पर आ जाता, तो ये कहलाएगा टाइम पीरियड। जबकि टाइम कुछ भी हो सकता है, यहां से यहां तक चलने में जो टाइम लगा वो टाइम हो गया, ठीक। तो टाइम एंड टाइम पीरियड देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट है तो वो टाइम का डायमेंशन तो टाइम ही रहेगा, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन डायमेंशन सेम होंगे लेकिन वैल्यूज अलग अलग होंगी। तो बेटा यहाँ पर डायमेंशन क्या हो गया, टी। कांस्टेंट का मोस्ट ऑफ द टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है और यहाँ प्रोपोर्शनली है, तो यहाँ पर डायमेंशन इसका नहीं होगा, ठीक। अब मास बेटा, तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा और ये पावर हो गया ए। लेंथ का डायमेंशन एल हो गया, पावर हो गया बी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी एल टी माइनस 2। तो जी का डायमेंशन बेटा एल टी माइनस 2 के पावर सी हो गया, ठीक। तो देखो बेटा, अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 1। किसी भी चीज के पावर 0 लिखने का क्या मतलब हुआ, किसी भी चीज के अगर पावर आप 0 लिख रहे हैं तो इट इज ऑब्वियस कि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मान लो जैसे आप कुछ भी लिख दीजिए बेटा, 100 के पावर आप 0 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आप इसी तरीके से क्या काम करें, 10 की पावर 4 लिखें और उसके पावर 0 लिख दें, तब भी क्या कहलाएगा 1। यानी कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में किसी भी वैल्यू के अगर आप पावर 0 लिख दे रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। तो इसी तरीके से हमने कहा बेटा यहाँ पर तो m का प्रोडक्ट है ही नहीं, l का प्रोडक्ट है नहीं, बट यहाँ पर m है, यहाँ पर l है। तो जो जो चीज नहीं है मैं उसको क्या करता हूँ, उसकी वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। तो बस यही काम मैंने किया बेटा, मैंने यहाँ पर लिख दिया m के पावर 0, यहां पर लिख दिया l के पावर 0, यहां पर लिख दिया t की पावर कितना है, जब स्क्वायर नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, 1 है, तो t की पावर 1 हो गया। अब यहां पर देखते हैं बेटा, यहां पर है m, यहां पर m नहीं है, यहां पर भी m नहीं है, तो इन तीनों में सिर्फ m कहां पर, यहां पर है, इसलिए मैंने लिखा m के पावर a। अब फिर से देखते हैं, क्या l यहां पर है, नहीं है, l यहां पर है, बिल्कुल है, यहां पर l है, बिल्कुल है। तो अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, x के पावर m और प्रोडक्ट में है x के पावर n बराबर कितना होता है, x के पावर m प्लस n। यानी कि अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स ही ऐड हो जाते हैं। तो बस वही काम यहाँ पर कर देना है हमको बेटा, l के पावर b, l के पावर c। तो क्या किया मैंने, l को एक जगह लिखा, मैंने कहा l के पावर b प्लस c हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, t नहीं है यहाँ पर, यहाँ भी नहीं है, मगर यहाँ है, तो मैंने कहा बेटा t की पावर कितना हो जाएगा, -2c हो जाएगा, ओके। अब एक और फॉर्मूला देखो, कई सारे फॉर्मूले थे ना 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक, अलजेब्रा जब स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर बेटा हमने कहा x के पावर m बराबर क्या दिया हुआ, x के पावर n, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, तो क्या लिख देते हैं, m बराबर n। तो अब यहाँ पर देखते हैं किस किस का बेस सेम है, क्या करते हैं, देखते हैं किस किस का बेस सेम है। तो बेटा यहाँ पर बेस है m, यहाँ पर बेस है m, तो इक्वेटिंग बोथ साइड, क्या करें, इक्वेट कर दें बेटा, इक्वेटिंग बोथ साइड। जब इक्वेट किया तो मैंने कहा यहां पर मास m है, यहां पर मास m है, लेकिन यहां 0 है, यहां a है, तो मैंने कहा a की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। क्या हो गई, a की वैल्यू 0 हो गई।
लेंथ के पावर b प्लस सी, तो b प्लस सी बराबर कितना हो गया बेटा, यहां पर l के पावर कितना है, 0, बहुत सही। तो b प्लस सी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। t की पावर बेटा कितना है, -2c, तो -2c बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर t के पावर कितना है, 1 है, तो -2c इज इक्वल टू 1, हेंस c बराबर कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो सबसे पहले एक वैल्यू मिल गई, यहां पर आ जाए, यहां पर बेटा ये जो है और उसके बाद कांस्टेंट वाली वैल्यू, तो ये मान लिया इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में ये जो c था बेटा, ये जो c था उसकी वैल्यू कितनी मिल गई, -1/2 मिल गई, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू, a तो 0 है ही, ठीक, तो यहां पर कह सकते हैं a भी मिल गया, ये वाला भी मिल गया, लेकिन ये वैल्यू भी नहीं मिला है, तो क्या करेंगे, सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन, पुट c बराबर कितना है, -1/2, तो हमने कहा b और c की वैल्यू कितनी है, -1/2 बराबर 0, तो ये इधर आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। Therefore a बराबर 0, b बराबर 1/2 एंड c बराबर -1/2 हो गया। नाउ पुट दीज 3 वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो रख देते हैं बेटा, तो t इज इक्वल टू हमको क्या मिला, k m के पावर 0, l के पावर 1/2 और g के पावर -1/2। क्या मैंने बताया, मैंने कहा किसी के भी पावर 0 होने का मतलब 1, तो इट इज ऑब्वियस m के पावर 0 बराबर 1 हो गया, ठीक। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा, अंडर रूट, ठीक, और g के पावर -1/2 है, तो क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। तो मैंने कहा t इज इक्वल टू, और कांस्टेंट k की वैल्यू होती है 2 पाई, तो यहां पर बेटा हमको मिल गया 2 पाई, ये मिल गया 1, l के पावर 1/2 और g के पावर -1/2 था, इसलिए नीचे आ गया, तो हो गया 1/2, और किसी के भी पावर 1/2 होने का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। Therefore t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g, ये मिल गया हम लोगों को फॉर्मूला। सो दैट फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g। तो यहां से आपको क्या पता चला कि भैया स्टार्टिंग में हमने कहा सिंपल पेंडुलम लिया, सिंपल पेंडुलम का मास लिया, ठीक है, और उसका लेंथ लिया और ग्रेविटी जो अप्लाई हो रही थी 3 फैक्टर्स पर, ठीक, लेकिन जो रिजल्ट मिला बेटा वो कुछ अलग ही मिल रहा है। रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट कह रहा है किसी कांस्टेंट 2 पाई पर डिपेंडेंट है, ठीक है, चलो ये तो कांस्टेंट हो गया, बट रिजल्ट इज आल्सो सेइंग कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट स्क्वायर ऑफ द लेंथ, रूट स्क्वायर ऑफ द लेंथ। Instead of this, t is also inversely proportional to the root square of the gravitational acceleration। इसका मतलब जितना ज्यादा आप लेंथ लेते जाएंगे, ये पेंडुलम है जैसे, ठीक, और दूसरा पेंडुलम देखें छोटा बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है, ठीक, एक पेंडुलम ये हो गया बेटा, एक पेंडुलम ये हो गया। अब आप कह सकते हैं सर इसका मास ज्यादा होगा, क्यों, ये थिक है और इसका मास कम होगा, बट यहाँ पर क्या पता चल रहा है, टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन सिंपल पेंडुलम, मास ऑफ द सिंपल पेंडुलम, मतलब आप 100 kg ले लीजिए, 50 kg ले लीजिए, 1000 kg लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसका टाइम पीरियड जो मिलेगा आपको सेम मिलेगा, बट फर्क किससे पड़ेगा, इसकी लेंथ कम है, इसके लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा हुआ मास कम है, फिर भी टाइम पीरियड इसका ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये मास से इंडिपेंडेंट है। दूसरी चीज बेटा ग्रेविटी, तो ग्रेविटी यानी कि हम अर्थ सरफेस पर हों, ठीक, और अर्थ सरफेस से ऊपर चले जाए, अर्थ सरफेस से ऊपर गए, ग्रेविटी डिक्रीज हो गई, ग्रेविटी डिक्रीज हो गई मतलब जी डिक्रीज हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टाइम पीरियड विल इंक्रीज, तो जी डिक्रीज टाइम पीरियड इंक्रीज। बिलो द अर्थ सरफेस जाएंगे तब भी ग्रेविटी डिक्रीज ही होती है, ये हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको एक रिजल्ट मिल गया, ठीक, तो थ्योरेटिकली आप जो सोचते हैं जरूरी नहीं है रिजल्ट वही मिले, तो एक फॉर्मूला हम लोगों को मिल चुका है। अब ये लिख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम्स और डिस्कस करेंगे, ठीक, ओके, तो लिख लिया। अब बात करते हैं
सेकेंड प्रॉब्लम की, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया है मैंने, ये पूरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा। और उससे पहले एक शेर सुनाता हूँ कि जो शीरी मेरी जुबां में है, जो शीरी मेरी जुबां में है, मेरी माँ ने बख्शी है। शीरी मतलब मिठास, तो जो शीरी मेरी जुबां में है, मेरी माँ ने बख्शी है, ये जो तलखियाँ हैं मेरी जुबां पे, वो ज़माने का असर है। तो चलो आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन ये है कि assuming that mass m of the largest stone that can be moved by flowing river depends velocity of water v, its density rho and acceleration due to gravity g, show that m varies as the sixth power of the velocity of water in river। अच्छा, एक क्वेश्चन बनाने वाले भी सोचते नहीं है, हाउ स्टोन कैन बी मूव्ड। यार मतलब स्टोन मूव्ड कराने के लिए सोच रहा हूँ वेलोसिटी को कितना तेज जाना पड़ेगा वाटर फ्लो करने के लिए, पत्थर एक फ्लो कराने के लिए। खैर चलो कोई बात नहीं, मानना है तो मानना है, क्या कर सकते हैं। तो assuming that mass m of the largest stone, वो भी छोटा मोटा स्टोन नहीं कह रहे हैं, largest stone that can be moved by flowing river। तो जब रिवर फ्लो कर रहा है तो क्या कर रहा है, स्टोन भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। डिपेंड्स वेलोसिटी ऑफ वाटर v, तो इट इज ऑब्वियस कि वेलोसिटी ऑफ वाटर जितना ज़्यादा तेज होगा, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो स्टोन हो वो क्या करे, मूव कर जाए, ठीक है। अब उसके अलावा चलो ठीक है भैया, मूव करेगा वेलोसिटी पर, लेकिन क्या सिर्फ वेलोसिटी फैक्टर होगा? नहीं, आपने कहा पानी है तो उसके नीचे ग्रेविटी भी तो है, अर्थ भी तो है, तो किस पर डिपेंड होगा? इट इज ऑब्वियस ग्रेविटी पर भी डिपेंड होगा। साथ में वाटर की डेंसिटी, अच्छा पानी है, खराब पानी है, कैसा पानी है, खराब पानी है, हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, या पता चले एसिडिक वाटर है, कैसा वाटर है हमको नहीं पता, ठीक। तो उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होनी चाहिए, तो डेंसिटी के किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ठीक। तो यहाँ पर डेंसिटी हम जनरली वाटर ही मानकर चलेंगे, तो डेंसिटी 1 ही लेकर चलते हैं उसका। तो डेंसिटी रो चलो ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तीनों फैक्टर दिए हुए हैं आपको। शो दैट m varies as the sixth power of the velocity of water in river। तो ये चीज बहुत अच्छी चीज है। क्या दिया हुआ है कि क्या भैया, शो करिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, शो करिए मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के 6th पावर पर, ठीक। तो जब ये पता चल गया आपको, यानी कह सकते हैं कि क्या है, प्रूविंग है, ठीक है। तो आपको याद होगा हम लोग जनरली क्या करते थे, इवन अभी भी करते होंगे आप ये काम, कि जहाँ पर भी आपको प्रूव करने को मिल गया, कुछ भी हो प्रूव तो करके दिखा देंगे, खास करके मैथमेटिक्स में। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत धांसू होते हैं। धांसू बेसिकली लखनऊ का वर्ड है। तो लखनऊ से मुझे एक किस्सा याद आया। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ पर क्या होता था कि जब मैं स्टार्टिंग में पहुँचा तो भैया स्टेशन से पहले दिन की बात है, जब मैं स्टेशन से उतरा तो ऑटो वाले ने मुझसे कहा कि कहाँ जा रही है। मैं लखनऊ से कहाँ गया, यहाँ पर मतलब आप, और बहुत हो गया तो भाई कहाँ जा रहे हो, ऐसे बोलते हैं। मतलब बहुत रूडली अगर बोलो तो भाई कहाँ जा रहे हो, आओ बिठा ले चलेंगे वहाँ, भाई कहाँ जा रही है। सोच में पड़ गया। मैंने तो पहले तो सोचा जाके बहस करूँ, फिर मेरे साथ एक दोस्त और था, उसने कहा चलो भाई चलो चलो चलो। तो खैर हम लोग बस पकड़े, वहाँ से गए, तो रूम पर पहुँचे तो लैंग्वेज जो है बहुत वेरी करती थी वहाँ पर। फिर मैं जब गया तो वहाँ पर एक और चीज़ बोलता था मैं कि जनरली हम लखनऊ वाले क्या बोलते हैं, जैसे भी मैंने कहा हम लखनऊ वाले, तो मैं नहीं बोलते हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं। तो वहाँ पर ये हम, जैसे मैं बोलता मेरे सारे दोस्त, ये हम क्या होता है भाई, ये हम क्या होता है, मतलब अकेले आपको हम बोलना ये हमारे लिए बहुत कॉमन चीज़ है लखनऊ वालों के लिए। बट और अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो उनको लगता है हम मतलब 8-10 लोग हैं। तो खैर यहाँ पर रिस्पेक्ट के फॉर्म में आप कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट में क्या होता है कि मैं को भी इतना रिस्पेक्ट देते हैं, मैं में क्या आ जाता है, अना आ जाता है, घमंड आ जाता है। ड्यू टू दैट हम लोग मैं नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं। मतलब ठीक है, हमारे अंदर घमंड बिल्कुल इतना कम घमंड है कि हम लोग अपने आप को मैं तक नहीं बुलाते हैं, हम बुलाते हैं। खैर और बहुत सारे किस्से सुनाएंगे बाकी ठीक बाद में। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर। भैया क्वेश्चन में दिया हुआ है साफ साफ, कह रहा है क्वेश्चन में मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के किस पावर पर कह रहा है प्रूफ करने को, लेकिन इनिशियली हमको तो मानना पड़ेगा वेलोसिटी के पावर ए पर डिपेंडेंट है। दूसरा मास डिपेंड है वेलोसिटी के पावर
रो पर। तो मास डिपेंड है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, मैंने क्या लिख दिया, b लिख दिया। मैंने कहा मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहाँ गए भैया, ये रहे। तो ग्रेविटी पर डिपेंडेंट है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी पावर c। ठीक, तो इन तीन फैक्टर पर मास जो है डिपेंडेंट है। इसके अलावा हमने कहा, अब कंबाइन कर लेते हैं इन तीनों को, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m के पावर a, डेंसिटी के पावर b और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के पावर c। ठीक है, इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। प्रोपोर्शनलिटी हटाया, जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे बेटा कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, इवन दो वो कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू आप लिखेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट k लिख दिया। ठीक है, अब ये हो गया m के पावर a, रो के पावर b और g के पावर c। इसके बाद क्या काम करते थे, याद होगा आपको। इसके बाद बेटा हम लोग जो काम करते थे वो करते थे, दोनों तरफ के डायमेंशन को लिख लेते थे, दोनों तरफ के डायमेंशन को लिख लेते थे, यानी लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन। तो राइटिंग डायमेंशन बोथ साइड, राइटिंग डायमेंशन बोथ साइड, है ना आसान। पहली प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हमेशा टफ लगती है, उसके बाद बहुत आसान हो जाता है। तो भैया डायमेंशन, मास का डायमेंशन क्या हो गया, कैपिटल M हो गया। क्या हो गया, कैपिटल M। पावर कितना है, 1 है। क्या यहाँ पर L है, नहीं है। T है, नहीं है। तो मैं अभी बाद में लिख लूंगा कि L के पावर 0 और T के पावर 0। डायमेंशन ऑफ M, मास इज डायरेक्टली, सॉरी बेटा, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यानी LT-1, डायमेंशन हट जाना चाहिए आप। तो ये हो गया डायमेंशन LT-1 के पावर A। दूसरा क्या हो जाएगा, डायमेंशन LT-1 रो। रो क्या होता है बेटा, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पर लिख रहा हूं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया, इसका m हो गया, मीटर क्यूब यानी L-3। तो मैंने लिख दिया m L-3 के पावर b। आ जाते हैं तीसरा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। रट क्या होगा अब तो, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर LT-2, LT-2 के पावर c। ठीक, अब क्या करते हैं कि भैया जितना m वाला है एक जगह, L वाला एक जगह और T वाला एक जगह। तो मैंने यहां पर लिखना सबसे पहले स्टार्ट किया बेटा, क्या लिखा, m के पावर 1, L नहीं है तो मैंने लिख दिया L के पावर 0, T नहीं है तो T के पावर 0 बराबर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख लो, m लिख लो, L लिख लो, T लिख लो। तो यहां पर सबसे पहले L है बेटा, मैं L ही लिख देता हूं। तो मैंने कहा L, अब देखो L के पावर, यहां से ये आएगा तो कितना हो जाएगा, L के पावर A, यहां से L, ये -3 और ये B यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं x के पावर m के पावर n बराबर क्या होता है, x के पावर m इंटू n हो जाएगा। तो x के पावर बेटा -3 और इंटू n, तो कितना हो जाएगा, -3b हो जाएगा। तो L के पावर -3b, और इसके अलावा ये भी जानते हैं x के पावर m इंटू x के पावर n बराबर क्या होता है, x के पावर m प्लस n होता है। ओके, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो L के पावर हो गया बेटा a -3b, और यहाँ पर क्या है, L के पावर फिर से है तो L के पावर c, लेकिन ये यहाँ पर 1 और यहाँ पर c, तो प्लस c हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले L लिख लिया, दूसरा T है तो T लिख देते हैं हम। मैंने कहा बेटा ये मिटा रहा हूं, ये रटा होना चाहिए। तो दूसरा वाला लिखा बेटा मैंने, T वाले प्रोडक्ट पर आ जाते हैं। T का प्रोडक्ट -1 इंटू a क्या हो जाएगा, -a। तो यहां लिखा -a, T यहां नहीं है बेटा तो 0, और यहां पर T है तो कितना हो गया, -2c। ठीक है, अब किस पर आ जाते हैं, L हो गया, T हो गया, M बचा है। तो यहां पर आ जाते हैं M पर। यहां M है, नहीं है तो क्या हो गया, 0। यहां M है, बिल्कुल है, कितना है, पावर 1, और यहां पर B, तो कितना हो गया, m के पावर b। यहां m है, नहीं है तो क्या हो गया, 0।
तो अब देखो बेटा m के पावर 1, l के पावर 0, t के पावर 0। अब सबसे पहले इक्वेट कर लेते हैं। a के पावर सबसे पहले क्या करें, इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, बेस जिसका सेम होगा उसी को इक्वेट कर सकते हैं। तो बेटा ये बेस m हो गया, ये बेस m हो गया, ठीक। ये तो बेस l और ये t है, तो बेस m को इक्वेट कर लेंगे। तो b बराबर कितना मिल जाएगा, b बराबर मिल गया 1। b बराबर क्या मिल गया, देखो ये वाला m, इसको 1 लिख देता हूं, और ये वाला m, ये 1 को 1 से इक्वेट कर लिया, ठीक है। ये हो गया l के पावर 0, तो इसको लिख दिया 2। ये हो गया l के पावर समथिंग, तो ये हो गया 2। तो 1 को 1 से, l को l से इक्वेट करा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो a माइनस 3b प्लस c, और बराबर l का पावर कितना है, 0 है, तो लिख दो 0। क्या करना है, जितना लिखा है। t के पावर a माइनस 2c, तो माइनस a माइनस 2c बराबर t की पावर यहाँ कितना है, फिर से भैया 0 है, तो क्या कर सकते हैं, लिख दो 0। मिल गया। अब 3 इक्वेशन हमारे पास है जिसमें एक वैल्यू मिल चुकी है b बराबर 1। तो ये b क्या करें, अब ले जाके यहाँ रख दें। क्या करें, यहाँ रख दें, ठीक है। तो मैंने कहा इसमें जब b की वैल्यू रख देंगे तो a माइनस 3 इंटू 1 प्लस c बराबर 0, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो क्या मिल जाएगा, a प्लस 2c बराबर 0 मिल जाएगा। तो बेटा क्या मिल जाएगा, a प्लस c, और ये पूरा उधर आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन गया। ये क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो यहाँ बेटा हम लोगों को क्या मिल गया, a प्लस 2c बराबर 0, और a प्लस c बराबर 3, और b बराबर क्या मिला है, 1 मिला हुआ है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ a प्लस 2c है, यहाँ a प्लस c बराबर 3 है, तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, याद होगा ना तुम लोगों को, ये तो 10th का है। सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो क्या लिखा मैंने बेटा, a प्लस 2c बराबर 0, सब्सट्रैक्ट a प्लस c बराबर क्या है, 3। इसका मतलब यहाँ माइनस लग गया, यहाँ माइनस लग गया, और यहाँ माइनस लग गया। a में से a गया बेटा, यहाँ क्या बच जाएगा, 0। 2c में से c गया, कितना बच जाएगा, प्लस c, और 0 माइनस 3 हुआ, तो कितना बच जाएगा, -3। हेंस c बराबर कितना मिल गया, -3। तो c बराबर क्या मिल गया, -3 मिल गया, ठीक है। क्या क्या मिला है हमको बेटा, b बराबर -1 मिल गया, c बराबर -3 मिल गया। अब एक प्रॉब्लम और है जो कि नहीं मिली है। क्या मिला नहीं है, a नहीं मिला है। तो अब यहाँ पर जब a और c मिल गया तो किसी भी वैल्यू में रख दीजिए, ठीक है, c और b। तो क्या करें, c को चाहे इस इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे इक्वेशन 2 में रख दो, किसी में भी रखो, आंसर आपको क्या मिल रहा है, सेम ही मिल रहा है। तो आप जिसमें सोचिए, चाहे इसमें रख लीजिए। देखो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3, तो a बराबर इधर जाके 6, a और प्लस c, तो मैं 1 में रख देता हूँ। 2 से कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन किसमें, 1 में। तो हमको मिल गया बेटा a और c की जगह कितना मिल गया, -3 बराबर कितना है, 3। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3, ये इधर जाएगा तो 3 + 3 हो जाएगा। हेंस a बराबर कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो अब हम लोगों को सारी वैल्यूज मिल गई बेटा। हम लोगों को क्या मिल गया, ये इसको इक्वेशन a मान लेते हैं। तो हम लोगों को मिल गया a बराबर 6, b बराबर 1 और c बराबर -3। तो पुट दिस वैल्यू, पुट these values in equation a। तो यहां पर रख देते हैं बेटा, m बराबर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, कैपिटल K, वेलोसिटी v के पावर 6, डेंसिटी रो के पावर 1 और ग्रेविटी g के पावर -3। हेंस m इज इक्वल टू k v के पावर 6 रो g के पावर 3, यानी डिवाइडेड बाई g क्यू।
तो हम कह सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, सॉरी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द 6, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो मास है स्टोन जो था बेटा, वो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही तेज मूव करेगा, ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ पर डेंसिटी, अगर डेंसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी, वाटर की डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो ये मास पर इफेक्ट करने लगेगा। ग्रेविटी जितनी कम होगी मास के लिए उतना ही अच्छा है, ठीक है, यानी कि मास उतना आसानी से मूव कर सकता है। तो हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v के पावर 6। ओके, ये हो गया, ठीक। तो ये भी प्रॉब्लम जल्दी से नोट डाउन करो, बस एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप खुद से करिएगा। नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो जल्दी से लिखो। ओके, तो एक और प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये फाइनल प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम बहुत हैं, तो उसके बाद और सारे डिस्कस करेंगे बाद में। तो देखो बेटा, यहाँ पर मैंने क्या कहा, इस्टेब्लिश द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ ए ऑसिलेटिंग बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ है कि कोई एक बॉडी है जो ऑसिलेट कर रहा है, और उसको ऑसिलेशन किस टाइप का है, वाइब्रेशनल नहीं है, उसका जो ऑसिलेशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ठीक है। तो बस यही चीज़ मिल गई आपको। क्या है, हमने कहा बेटा एक बॉडी है, एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है। तो ड्राइव क्या करना है, इस्टेब्लिश द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले निकालना है एनर्जी। तो हमने कहा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऑसिलेटिंग बॉडी। बॉडी मतलब इट इज ऑब्वियस, इट हैज सम मास। तो सबसे पहले जो दिमाग में आना चाहिए कि एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगा मास पर। तो मैंने कहा मास के पावर a हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब देखते हैं जो ऑब्जेक्ट है बेटा ऑसिलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कुछ इस तरीके से होता है, ये ऑसिलेट करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आप जानते होंगे, साउंड पढ़ा है आपने, ये क्या कहलाएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगा, टाइम पीरियड पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर टाइम पीरियड n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो खैर वो सब हमको मतलब ही नहीं है। तो दूसरी चीज वो किस पर डिपेंड करेगा, आप कह लीजिए या तो टाइम पीरियड पर डिपेंड करेगा बेटा, किस पर डिपेंड करेगा, या तो टाइम पीरियड पर डिपेंड करेगा या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। पर टाइम पीरियड के फॉर्म में आप नहीं लिखते हैं जनरली एनर्जी को, किसके फॉर्म में लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं। तो बेटा पहली चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मास था m मास था, दूसरी चीज जो फ्रीक्वेंसी में है वो उस पर डिपेंड हो जाएगा। तो किस पर डिपेंड हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड हो जाएगा। हेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगा या ज़्यादा होगा अभी आइडिया नहीं है, हालांकि पता तो है ही, जिसने पढ़ा होगा वो जानता होगा कि एनर्जी कैसे वैरी करेगी फ्रीक्वेंसी पर, बट अभी हमारे पास आइडिया नहीं है, मानकर यही चल रहे हैं। तो यह हो गया कि भैया फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम होगा या ज़्यादा होगा, कोई आइडिया नहीं है, ठीक। दूसरी बात, मास जो है वो ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम्ड करेगा, ये कम करेगा, नहीं आइडिया, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये कितनी दूर तक सिंपल हार्मोनिक मोशन गया है, यहाँ से यहाँ तक। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। हेंस एनर्जी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के पावर क्या हो गया, c हो गया। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ बेटा एम्पलीट्यूड क्या होता है, आपको पता नहीं होगा शायद। तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो उस केस में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बेटा, ये है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ओके, साउंड में पढ़ा होगा सब आपने। ये हो गया एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक। ये किसको डिनोट कर रहा है, यहां से यहां तक को n को डिनोट कर रहा है, और ये क्या है, मास ऑफ द बॉडी m है। तो मास ऑफ द बॉडी ऑसिलेट करते हुए जा रहा है, अब ये यहां तक जाएगा, ठीक है। ऐसे भी तो हो सकता है कि ये यहां तक चला जाए और फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो जाए, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो बेटा ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाए तो एनर्जी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी
ज़्यादा हो जाए यानी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से हो जाए तो एनर्जी क्या होगी, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मास है ये कम या ज़्यादा हो जाए तो एनर्जी क्या होगी। 3 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। ओके, गॉट इट। तो अब बेटा देख लेते हैं एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है। एनर्जी का डायमेंशन आप लोगों को याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मैं बताता हूँ। एनर्जी इज इक्वल टू बेटा होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी किसी का भी निकाल लीजिए, एनर्जी आपको बराबर मिल जाएगी। तो निकाल लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। एम का डायमेंशन बेटा हो जाएगा एम, वी क्या होता है L2 और ये क्या हो जाएगा T-2। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या मिल गया ML-T-2। तो मैंने कहा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल दीज फैक्टर्स, हेंस E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M के पावर A, N के पावर B और A के पावर C। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया बेटा, E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ पर A 1 होती है तो M के पावर A, N के पावर B और एम्पलीट्यूड के पावर C। लिख देता हूं, M क्या है, मास है, N क्या है, फ्रीक्वेंसी है, A क्या है, एम्पलीट्यूड है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अगेन वी विल राइट डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। तो राइटिंग डायमेंशन बोथ साइड, बस यही काम हम लोगों को करना होता है, राइटिंग डायमेंशन बोथ साइड। लेकिन जो याद होना चाहिए बेटा, वो याद होना चाहिए कि हर एक चीज का डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी आपको पता है, m के पावर 1, l के पावर 2, t के पावर -2। कांस्टेंट कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है। m मास, मास का डायमेंशन m, पावर a। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब n इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, हेंस डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी t-1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा t-1 के पावर b। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मैंने क्या कहा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ, तो लेंथ के पावर c। हो गया काम तमाम आपका। यहां पर मिल गया बेटा a, तो अब इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड। देखो ये बहुत आराम से जल्दी से हो गया है। तो मैंने क्या कहा, इक्वेटिंग बोथ साइड। इक्वेटिंग बोथ साइड बेटा, तो यहां से देखो a है, यहां सब में एक एक फैक्टर है, बहुत आसानी हो गई। तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया, यहां पर कितना है 1। तो इक्वेटिंग बोथ साइड वी गेट a इज इक्वल टू 1। यहां पर -b और -b यानी कि t, तो t कितना है -2। हेंस -b इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो b इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2 मिल गया। लेंथ के पावर बेटा क्या है, c है, c के पावर यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया। तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। सो वी हैव गॉट a इज इक्वल टू 1, व्हाट वी हैव गॉट, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 2। ये 3 फैक्टर्स आपको मिल गए हैं। नाउ पुट दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो हमने कहा बेटा एक और चीज, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन a मान लेते हैं। पुट दीज वैल्यूज, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन a, हेंस e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 m, m के पावर 1, n के पावर 2 और a के पावर बेटा, a के पावर भी क्या है, 2 है। तो e इज इक्वल टू क्या मिल गया, mn स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, फर्दर ये फॉर्मूला हम लोग हालांकि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये प्रूव करेंगे कि टोटल एनर्जी क्या होती है ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए ऑसिलेटिंग बॉडी इज इक्वल टू mn स्क्वायर a स्क्वायर। सो यू हैव गॉट इट दैट energy is directly proportional to the mass. Energy is directly proportional to the mass of the body, but energy is directly proportional to the square of the oscillation, means square of the frequency. Frequency अगर ज़्यादा हो जाएगी तो energy suddenly increase कर जाएगा, as well as energy is directly proportional to square of the displacement. ठीक, directly proportional नहीं है, क्या है, square of the displacement है। मतलब displacement का अगर एक फैक्टर इंक्रीज हुआ तो एनर्जी क्या हो जाएगा, उसके स्क्वायर के फैक्टर पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो जैसे एम्पलीट्यूड आपने 2 किया,
बढ़ाया तो एनर्जी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी एनर्जी 4 हो जाएगा, तो एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज करेगी। ठीक, तो ये आपको मिल गया फॉर्मूला बेटा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, ये सब लिख लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पहुंच जाएंगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, चलो बेटा, थैंक यू।